नमस्कार। तो आज हम समय में थोड़ा पीछे चलेंगे और 19वीं सदी के उस बवंडर को समझने की कोशिश करेंगे जिसने यूरोप का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हम बात करेंगे राष्ट्रवाद के उदय की। देखिए, ये सिर्फ इतिहास की कोई पुरानी कहानी नहीं है। ये वो नींव है जिस पर आज की हमारी दुनिया खड़ी है। और हाँ, परीक्षा के लिहाज से तो ये बहुत ही जरूरी है, तो पूरा ध्यान यहीं रखिएगा। तो हम इसे समझेंगे कैसे? ये रहा हमारी चर्चा का एक पूरा नक्शा। हम शुरुआत करेंगे एक छोटी सी चिंगारी से, फिर देखेंगे एक सम्राट का अजीब विरोधाभास, और वहां से सफर करते हुए राष्ट्रों के जन्म से लेकर एक नए और शायद ज्यादा खतरनाक यूरोप के बनने तक की कहानी को समझेंगे। हर पड़ाव अपने आप में एक कहानी है। ठीक है, चलिए समझते हैं। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं, ये इस पूरे युग का, इस पूरे दौर का सार है, एक निचोड़ है। इन तारीखों को अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लीजिए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि ये वो ऐतिहासिक मोड़ हैं जहां पुराने साम्राज्य ढह गए और नए राष्ट्रों ने जन्म लिया। हर तारीख एक तरह से एक अध्याय का अंत है और दूसरे की शुरुआत। तो हमारी कहानी की शुरुआत कहां से होती है? साल 1789 से। एक चिंगारी जो भड़की तो फ्रांस में थी, लेकिन उसकी आग ने धीरे धीरे पूरे यूरोप को अपनी चपेट में ले लिया। यहीं से राष्ट्र का जो आइडिया था, वो एक धमाके की तरह दुनिया के सामने आया। अब जरा यहां देखिए, यहां दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव है। एक तरफ है पुरानी व्यवस्था, जिसे एंशिएंट रेजिम कहते थे, यानी राजा का शासन, जहां लोग सिर्फ प्रजा थे, नागरिक नहीं। और दूसरी तरफ है क्रांति का वो जबरदस्त विचार कि असली ताकत राजा में नहीं, बल्कि देश के लोगों में, उसके नागरिकों में होती है। समझिए, ये सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव नहीं था, ये सोच में आया एक भूचाल था। तो सवाल उठता है कि इस क्रांति ने जमीन पे असल में क्या बदला? देखिए, सत्ता सीधे सीधे राजा के हाथ से निकलकर नागरिकों के पास आ गई। शाही झंडे की जगह ललित तिरंगे ने फ्रेंच को राष्ट्रभाषा बना दिया गया और लोगों ने पहली बार अपनी नेशनल असेंबली खुद चुनी। इतना ही नहीं, व्यापार को आसान बनाने के लिए देश के अंदर लगने वाले टैक्स भी खत्म कर दिए गए। अब ये बदलाव इतने जबरदस्त थे कि यूरोप के बाकी लोग इन्हें चुपचाप बस देख नहीं सकते थे। उन्होंने भी अपने लिए ऐसी ही आज़ादी चाहनी शुरू कर दी। और फिर इतिहास के इस मंच पर एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जो विरोधाभासों से भरा हुआ था, नेपोलियन बोनापार्ट। सोचिए, एक ऐसा आदमी जिसने क्रांति के विचारों को तलवार के जोर पर पूरी दुनिया में फैलाया। उसने 1804 का सिविल कोड लागू किया, जिसे हम सब नेपोलियन कोड के नाम से जानते हैं। इसने क्या किया? इसने कानून के सामने सबको बराबर कर दिया, संपत्ति का अधिकार सुरक्षित किया और सदियों से चली आ रही सामंती व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंका। जरा सोच कर देखिए, इसी कोड की वजह से यूरोप के कई हिस्सों में लोगों ने नेपोलियन का स्वागत एक हीरो की तरह किया। उन्हें लगा कि वो उन्हें जालिम राजाओं से आजाद कराने आया है। लेकिन इस प्रगति की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। नेपोलियन ने राजनीतिक आज़ादी तो छीन ली, अपने युद्धों का खर्चा निकालने के लिए टैक्स बढ़ा दिए, प्रेस पर कड़ी सेंसरशिप लगा दी, और सबसे बुरा, पूरे यूरोप को जीतने के लिए लोगों को जबरदस्ती अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। और यही वजह थी कि जो लोग उसे कल तक मसीहा समझ रहे थे, वो बहुत जल्द उससे नफरत करने लगे। तो जब नेपोलियन हार गया, उसके बाद क्या हुआ? पुरानी ताकतें, मतलब जो राजशाही थी, उन्होंने वापसी की। उनकी कोशिश थी कि क्रांति के असर को पूरी तरह से मिटा दिया जाए और पुराने दौर को वापस लाया जाए। ये एक तरह की रूढ़िवादी प्रतिक्रिया का समय था। और फिर आया साल 1815, वाटरलू का मैदान। ये वो पल था जहां इतिहास ने एक बड़ी करवट ली। ब्रिटेन, रूस, प्रशिया और ऑस्ट्रिया, इन सब की मिलीजुली सेनाओं ने नेपोलियन को आखिरी बार के लिए हरा दिया। एक पल के लिए तो ऐसा लगा मानो क्रांति की वो आग अब हमेशा के लिए बुझ चुकी है। तो जीतने के बाद ये सारी बड़ी शक्तियां वियना में एक साथ बैठीं और यूरोप का नक्शा फिर से बनाने लगीं। उनका असल मकसद था राष्ट्रवाद और उदारवाद की उन ताकतों को बोतल में वापस बंद करना जिन्हें फ्रांस ने बाहर निकाल दिया था। तो फ्रांस में फिर से बर्बन राजवंश को गद्दी पर बिठा दिया गया और प्रशिया, ऑस्ट्रिया और रूस ने आपस में इलाके बांट लिए ताकि कोई एक देश बहुत ज्यादा ताकतवर न हो जाए। मगर एक बात याद रखिए, आप विचारों को हमेशा के लिए दबा नहीं सकते। जिन आइडियाज को वियना में कुचलने की कोशिश की गई थी, वे जल्द ही पूरे महाद्वीप में क्रांतियों की एक नए लहर के रूप में फट पड़े। और ये आग एक बार फिर फैली, और इस बार तो और भी तेजी से। ग्रीस ने ऑटोमन साम्राज्य से अपनी आज़ादी छीन ली। 1830 में फ्रांस में फिर से क्रांति हुई और उससे प्रेरणा लेकर बेल्जियम एक आज़ाद देश बन गया।
और 1848 तो जैसे क्रांतियों का सैलाब था जिसने फ्रांस से लेकर जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली तक पूरे के पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया। देखिए, उसी समय एक और क्रांति भी चल रही थी। ये थी संस्कृति की क्रांति, जिसे हम रोमांटिसिज्म कहते हैं। इसमें विचारकों और कलाकारों ने ये कहना शुरू किया कि किसी भी देश की असली पहचान उसके राजा महाराजाओं के महलों में नहीं, बल्कि उसके आम लोगों में, उनकी भाषा में, उनकी लोक कथाओं और उनके संगीत में होती है। मतलब संस्कृति राष्ट्रवाद का ईंधन बन गई। हाँ, लेकिन 1848 की इन क्रांतियों से एक बहुत जरूरी सबक सीखने को मिला। जर्मनी में क्या हुआ? वहां के उदारवादियों ने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में इकट्ठा होकर एक संगठित संवैधानिक जर्मनी बनाने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने ताज प्रशा के राजा को पेश किया तो उसने उसे ठुकरा दिया। इससे एक बात साफ हो गई कि सिर्फ अच्छे विचारों और आदर्शों से राष्ट्र नहीं बनता, उसे बनाने के लिए शक्ति की भी जरूरत होती है। तो 1848 की नाकामी के बाद राष्ट्र बनाने का जिम्मा अब आदर्शवादी क्रांतिकारियों के हाथ से निकलकर असल राजनेताओं के हाथ में आ गया, जो हकीकत को बेहतर समझते थे। अब हम देखेंगे जर्मनी और इटली के एकीकरण की कहानी। जर्मनी की कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ एकीकरण मतलब देश को जोड़ने का काम जनता ने नहीं, बल्कि ऊपर से सत्ता ने किया। प्रशिया के चांसलर ओटो वॉन बिस्मार्क ने इसकी कमान संभाली। उनकी नीति बड़ी सीधी थी, खून और लोहे की नीति, यानी सैनिक शक्ति। उन्होंने बस 7 सालों में डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के खिलाफ 3 बड़े युद्ध जीते और 1871 में एक संगठित जर्मनी के सम्राट के रूप में कैसर विल्हेम प्रथम का राज तिलक हुआ। अब अगर जर्मनी की कहानी ऐसी थी तो इटली का मामला थोड़ा मिला जुला था। यहाँ ऊपर से की गई कूटनीति और नीचे से उठी लोकप्रिय क्रांति दोनों का मिश्रण था। एक तरफ सार्डिनिया पीडमोंट के मंत्री कावूर ने फ्रांस से हाथ मिलाकर ऑस्ट्रिया को हराया, तो वहीं दूसरी तरफ ग्यूसेप गैरिबाल्डी ने अपने वॉलंटियर्स के साथ मिलकर दक्षिण को आज़ाद करा लिया। और इन सब के बाद 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को एक संगठित इटली का राजा घोषित किया गया। तो अब तक हमने क्या देखा? यूरोप का नक्शा पूरी तरह बदल चुका था। राष्ट्र राज्य यानी नेशन स्टेट अब सबसे बड़ी ताकत थे, लेकिन राष्ट्रवाद की इस बड़ी सफलता ने एक नई और बहुत ही खतरनाक समस्या को जन्म दे दिया, और वो थी साम्राज्यवाद। और ये साम्राज्यवाद है क्या चीज? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि जब एक ताकतवर देश अपनी सीमाओं और अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए छोटे और कमजोर देशों पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश करता है। 19वीं सदी के आखिर तक आते आते राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो इसी आक्रामक रूप में ढलने लगी थी। और इस नए किस्म के टकराव का केंद्र बना बाल्कन का इलाका। यहां हो क्या रहा था? ऑटोमन साम्राज्य लगातार कमजोर हो रहा था। बाल्कन के जो नए नए राष्ट्र आजाद हुए थे वो आपस में ही लड़ रहे थे, और इस आग में घी डालने का काम कर रही थीं बड़ी शक्तियां, रूस, ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी, जिनकी अपनी अपनी लालसाएं थीं। ये क्षेत्र सचमुच एक बारूद का ढेर बन चुका था, जो बस एक चिंगारी के लगने का इंतजार कर रहा था। और यहीं हम अपनी इस चर्चा के सबसे जरूरी सवाल पर आकर रुकते हैं। जब हर राष्ट्र राज्य खुद को ही सबसे महान और सबसे ऊपर मानने लगा, तो क्या होता जब उनकी ये बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं एक दूसरे से टकराती? इसका जवाब हमें इतिहास के अगले खूनी अध्याय में मिलता है, प्रथम विश्व युद्ध। इसी विचार के साथ मैं आज की बात समाप्त करता हूं। अगली बार तक पढ़ते रहिएगा।